हेलो बच्चों। कल हमने क्लास में सदिशों का वियोजन डिस्कस किया था और आज सदिशों के हम 3D वियोजन की बात करें। इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है सदिशों को मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो सदिशों को मल्टीप्लाई करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं ये भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्लास की शुरुआत हम 3D वियोजन से करेंगे। कल हमने जो वियोजन किया था वो 2D वियोजन किया था, द्विविमीय वियोजन किया था। ऐसा सदिश जो दो दिशाओं में ही हो, जैसे एक्स आई के प्लस वाई जे के। ये सदिश दो डायरेक्शन में अपनी वैल्यू को रखता है, एक्स में और वाई में। और यदि कोई ऐसा सदिश हो जो तीनों डायरेक्शन में अपनी वैल्यू को रखेगा तो उसको हम कहेंगे त्रिविमीय सदिश। और त्रिविमीय सदिश के टुकड़े जो है वो हमें कैसे करने हैं और उससे क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सदिशों का मल्टीप्लिकेशन। दो सदिशों को गुणा करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, ये हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। पॉइंट टू पॉइंट सदिशों के मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सदिशों के मल्टीप्लिकेशन का मैं यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्क्राइब करूंगा, तो मैं आपको ये क्लास के पहले ही सजेस्ट कर देता हूँ कि आप उनके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए, ताकि उनके जब अपन क्वेश्चन उठाएं तो वो सदिशों को कंप्लीट करने के बाद हम सदिशों के पूरे पार्ट्स कुछ क्वेश्चन करेंगे। कहीं से भी हो सकते हैं, वो जोड़ मतलब एडिशन से हो सकते हैं, सब्सट्रैक्शन से हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से हो सकते हैं, डिवीजन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट सदिश में होता नहीं है। तो हम पूरे सदिश से सदिश को पार्ट को कंप्लीट करने के बाद जो है वो पूरे सदिश के पार्ट से जो है वो क्वेश्चन उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे सदिशों की क्वेश्चन की। और उसके बाद अपन जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर अपन बढ़ेंगे सदिशों के बाद में। तो बच्चों ओवरऑल कहानी ये है कि इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है सदिश वाला कि हर जगह, तो देखो मैंने आपको शुरू से कह रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर हर जगह जो है वो सदिश की क्वेश्चंस में जो है वो मिक्सअप होके आते हैं। तो आपको ये सारा जो है वो मिलता रहता है। तो चलिए हम चलते हैं आज की क्लास में। अच्छा, इसमें मुझे कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड जो है वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं, तो उसके लिए जो है वो मैं बीच में अपने बोर्ड से जो है वो वापस वीडियो मोड में आऊँगा, क्योंकि वो डायरेक्शन समझने के लिए जो है वो अपने को थोड़ा सा उसके नियम होते हैं, राइट हैंड रूल वगैरह वगैरह आपको मैं आगे बताऊंगा। तो वो बीच में जो है वो अपने को वापस वीडियो मोड में आना पड़ेगा। फिलहाल अपन 3D विजन से इसको शुरू करते हैं क्लास को और चलते हैं। टॉपिक है बच्चों अपना सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इसमें आज अपन 3D वियोजन की बात करेंगे। इसके लिए पहले तो समझिए हमें एक निर्देश तंत्र दे रखा है।
एक्स वाई जेड का निर्देश तंत्र दे रखा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, और हमें एक सदिश दिया हुआ है, उस सदिश का नाम है ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो जेड है ये पेज से बाहर की तरफ, मान लीजिए कि मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और ब्लैक बोर्ड पे इस डायरेक्शन में एक्स हो गया, इस डायरेक्शन में वाई हो गया, आप ब्लैक बोर्ड के सामने बैठे हैं, तो ये जेड जो है वो इस पॉइंट से शुरू होकर आपकी तरफ आ रहा है, पेज से बाहर की तरफ होता है। ये बात समझ में आ रही? चलिए, अब अपने को ये दिया हुआ है कि अपने पास सदिश है ए वेक्टर। हमने कहा कि सबसे पहले देखो कि ये एक्स एक्सिस के साथ जो है वो कितना एंगल बना रहा है, तो हम एक्स एक्सिस के साथ वाले कोण पर गए और इस कोण को नाम दे दिया अल्फा। समझ में आई बात? फिर हम गए जेड एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, इस एंगल को नाम दे दिया बीटा। जेड एक्सिस वाले एंगल को कुछ यूं बना, यहां से देखो, इसको दिखाने के लिए, 3D में दिखाने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। आपकी किताबों में इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा, इसको 3D लुक देने के लिए ये बनाया जाता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। देखो इस डायग्राम से हुआ क्या, इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने ए वेक्टर बनाया है, ये बोर्ड पर नहीं है, बोर्ड से बाहर की ओर है, जेड किस डायरेक्शन में किसी एंगल पर है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जेड एक्सिस वाला एंगल देखो यहाँ से लेकर इस तरह से दिखाने के लिए अपन ये दिखाते हैं कि गामा कोण बना रहा है। डायग्राम में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बाकी इनको आप चाहे नाम दे दो, उसमें कोई अपने को जरूरत पड़नी नहीं। तो अब इसमें देखिए बच्चों, मेन बात ये है कि मैं आपको ये डायरेक्ट समझा देता हूँ कि हमें पता है कि ए वेक्टर जो है आपको इसको 3 टुकड़े करने हैं। कौन कौन सा? देखो जिस तरह से दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड कैप, इस तरह से दिया हुआ है ना, और साथ में अपने को एंगल दिए हुए हैं, तो ये इस तरह से मतलब 3D में है। अब अपन अपनी बात शुरू करते हैं, जो अपने को पॉइंट दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि ये एक्स एक्स के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो मैं इसका एक्स टुकड़ा करूंगा तो इसका एक्स टुकड़ा आएगा cos अल्फा। इसी तरह से इसका वाई टुकड़ा करूंगा, परपेंडिकुलर वाले टुकड़े में यह नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसके परपेंडिकुलर भी इसका टुकड़ा पॉसिबल है, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्शन में जो टुकड़े आ रहे हैं वही निकाला। वाई का टुकड़ा हो गया ए cos cos बीटा, और जो इसका जेड टुकड़ा आएगा वो आएगा ए cos गामा। अब एक चीज बच्चों देखो, हमने ये पहले ही लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ ए का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या प्लस जेड स्क्वायर, या इसी का दूसरा तरीका हमने वहाँ लिखा हुआ है, पीछे की क्लासों में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। एक्स जो है वो असल में एक्स के डायरेक्शन का टुकड़ा, इसलिए हम इसको ए एक्स लिख लेते हैं, ये ए वाई और ये ए जेड। यहाँ से हमने मोड ऑफ ए निकाला, मतलब यदि आपको सदिश दिया जाता है तो मोड कैसे निकालते, इस तरह से निकालते, तीनों डायरेक्शन के टुकड़े कैसे निकलते, इस तरह से निकलते, ये इक्वेशन 1 है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ से एक का स्क्वायर निकाला, कितना है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब ये देखो इक्वेशन 1 के तीनों पदों को जो अपन वर्ग करके जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ cos अल्फा बराबर आएगा ए एक्स अपॉन ए, cos बीटा बराबर आएगा ए वाई अपॉन ए,
और कॉस गामा बराबर आएगा ए जेड अपॉन ए। यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को जो है वो दिक्कोजा कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। दिक्कोजा अपन कॉस को बोलते हैं और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है या दिक्कोजा का मतलब है दिशा वाले कोजा, दिशा वाले कॉस, है ना। यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा व कॉस गामा को दिक्कोजय कहते हैं। दिक्कोजयों का मतलब है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कहते। अब एक चीज बच्चों देखो, हमने इसके तीन टुकड़े निकाल लिए, ए एक्स निकाल लिया, ए वाई निकाल लिया, ए जेड निकाल लिया, है ना। साथ में जो ए आया था उसकी वैल्यू अपने को पता है, वो भी निकाल ली। सॉरी। और हमने दिक्कोजयों की वैल्यूज निकाल ली। अब देखिए बच्चों कि मैं इनको क्या करता हूँ कि इक्वेशन एक के तीनों पदों को वर्ग करके जोड़ने पर मैंने इक्वेशन एक दिया नाम उसको, तो देखो यहाँ से खास रिजल्ट मिलेगा। वर्ग करके जोड़ने पर देखो इसमें वर्तनी की अशुद्धि हो गई है, वो आप ध्यान में देना। तो लेफ्ट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर आया, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आया एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, और उधर आया ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, ए कॉस बीटा का स्क्वायर और ए कॉस गामा का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर बराबर ये कितना बनेगा बच्चों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर सामने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर बराबर ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो इस साइड जो अपने पहला पार्ट है इसको अपन ए स्क्वायर लिख देते हैं, ये वाला पार्ट ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो भैया ये क्या कहानी बनेगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर आएगा 1। मतलब किसी सदिश के आप कितने भी टुकड़े कर लो, यहाँ हमने 3 टुकड़े किए, उनकी 3 दिक्कोजा बनेगी, मतलब एक्स वाई जेड 3 टुकड़े किए तो 3 दिक्कोजा बनेगी। उन सभी दिक्कोजाओं का वर्ग का जोड़ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंपटीशन एग्जाम्स में ये डायरेक्ट जो है वो पूछते हैं छोटी मोटी कंपटीशन एग्जाम में, और बड़े कंपटीशन एग्जाम जेई वगैरह में इसके कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करते हैं। तो कहानी ये हुई कि आपके पास एक सदिश था, उसने आपने उसके 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए, एक्स का किया, वाई का किया, जेड का किया। मैं परपेंडिकुलर वाले टुकड़े नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस डायरेक्शन का टुकड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कल आप कहेंगे कि सर कल तो हमने परपेंडिकुलर वाले टुकड़े किए थे, तो कल जो दोनों डायरेक्शन दे रखे थे, अब वैसे तो ये तीनों परपेंडिकुलर ही है ना, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर, तो तीनों टुकड़े भी परपेंडिकुलर ही आए है ना। तो हमने उसका टुकड़ा एक्स में किया, हमने उसका टुकड़ा वाई में किया, हमने उसका टुकड़ा जेड में किया, इस तरह से अपने पास 3 पद आए, उसको इक्वेशन 1 में नाम दिया हमने। यहाँ से हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो अपना पास आ रहा है वो असल में क्या है, दिक्कोजय है, डायरेक्शन कोसाइंस है। उसकी वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता ही है, आगे भी समझाऊंगा कि उसका वैल्यू निकालने का, और जैसे आपको जो है वो कैसे क्या दिया जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का एक विशेष रिजल्ट जो है वो निकल के आया कि सभी का वर्गों का जो योग है वो आएगा 1 ऐसा। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो देखिए, क्वेश्चन के रूप में लिखवा रहा हूं मैं इसको। यदि कोई सदिश ए वेक्टर x
एक्स वाई जेड निर्देश तंत्रों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। देखो इजी सा है। सॉल्यूशन में हम इसको लेके शुरू करते हैं। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का मान 1। इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। यहाँ बनेगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। उस एक को इधर ले आओ, माइनस वाले पद को उधर भेज दो। एक का बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 3 माइनस 1। तो बच्चों ओवरऑल साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आई 2। इनके कॉस के पदों की वैल्यू आएगी 1 और साइन के पदों की वैल्यू आएगी 2। ऐसा 2 मतलब तब है तो 3 टुकड़े कर रहे हैं, अमूमन इससे ज्यादा अपने तो पूछना नहीं है। हालांकि किसी सदिश के कितने भी डायरेक्शन में उसको वियोजित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों सदिश का वियोजन का पार्ट। हमने सदिश का वियोजन पढ़ा है और अब अपन पढ़ेंगे सदिश का मल्टीप्लिकेशन, सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। चलिए देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी सदिश का जो गुणा है वो 2 प्रकार का गुणा होता है। पहली बात तो ये जो गुणा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 गुणा 3 बराबर 6, 10 गुणा 2 बराबर 20, जो गणित के गुणा के नियम है वो यहाँ नहीं लगेंगे। सदिशों के गुणा के नियम अलग होते हैं, अदिश राशियों के गुणा के नियम अलग होते हैं। सदिश राशियों के गुणा के लिए अपने को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, तब जाकर हम जो है वो सदिश राशियों का गुणा सीखेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखते जाइए। तो पहला पॉइंट हो गया सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। पहला है अदिश गुणनफल, इसके नाम से हो गया स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा है सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट। इसके एक नाम और है बच्चे, वो भी आपको याद रखना। अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे बता दूंगा।
और सदिश गुणनफल को अपन क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चों, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को आप इसी तरह से याद रखो भैया, ये ऐसे यूज होते हैं। अब भैया गुणा तो कर रहे थे सदिशों को और पहला ही पटा गया कि अदिश गुणनफल है। क्या झमेला, क्या है ये अदिश गुणनफल? अब सुनो इन दोनों का अंतर, बड़ा इंपॉर्टेंट। यदि दो सदिशों के गुणा करने से आपको अदिश राशि प्राप्त होती है, गुणा सदिशों का किया, दो सदिश राशियों का गुणा किया, लेकिन उनके गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त हो रही हो, तो ऐसे गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल कहते हैं। बात समझ में आ रही क्या मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि भैया दो सदिशों का गुणा करना है, चलो ठीक है, दो सदिशों का गुणा करेंगे, उनके अलग नियम है। वो नियम क्या है वो आगे पढ़ेंगे, पहले हम प्रकार पढ़ रहे हैं। तो दो सदिशों को गुणा करने के दो प्रकार होते हैं, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या है भाई? अदिश गुणनफल है कि यदि दो सदिशों को गुणा करने के बाद आपको उसके रिजल्ट के तौर पर एक अदिश राशि प्राप्त हो रही हो, तो ऐसे गुणनफल को आप अदिश गुणनफल कहेंगे। और यदि दो सदिशों के गुणा करने से आपको रिजल्ट के तौर पर एक सदिश राशि ही प्राप्त हो रही हो, तो आप उस गुणनफल को सदिश गुणनफल बोलेंगे। बात समझ में आई? चलो, अब अपन पॉइंट 4 टू पॉइंट 1 को पढ़ लेते हैं। पहले अपन अदिश गुणनफल को पढ़ लेते हैं, तो अपन अपनी हेडिंग लगा देते हैं अदिश से गुणनफल, और इसकी पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, चलो पहला पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसकी डेफिनेशन। यदि दो सदिशों के गुणनफल के स्वरूप एक अदिश राशि प्राप्त हो, तो ऐसे गुणनफल को अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये कैसे होगा, कैसे आएगा, ये आगे की बात है। डेफिनेशन एकदम क्लियर कर लो। दो सदिश गुणा हो रहे हैं और उनके रिजल्ट के तौर पर आपको अदिश राशि मिल रही है, ऐसे सदिशों को सदिशों के ऐसे गुणनफल को आप क्या कहेंगे? सदिशों के ऐसे गुणनफल को आप कहेंगे अदिश गुणनफल। बात समझ में आई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, कैसे निकाला जाता है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? ये तो इसकी सैद्धांतिक डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो क्या है। दो सदिशों के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, वैल्यू, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। दो सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य के कोण, उनके मध्य के कोण की कोज्या के गुणनफल को, कोज्या मतलब कॉस,
कोज्या के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3, जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है उसको मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं। भाई कायदे से ये कह रहा है कि जैसे मान लो दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनको गुणा करने का तरीका क्या है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, यही तो है ना भाई। ए का मान बी का मान और कॉस थीटा, ये डेफिनेशन में कहा है कि दो सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य की कोज्या के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। तो ये हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या है? आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसको डॉट के रूप में दिखाया जाता है। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जहां भी डॉट आए ये समझ लेना कि ये अदिश गुणनफल है। डॉट का मतलब है अदिश गुणनफल। क्लियर है बच्चों? और आगे जब आएगा तो उसका सिंबल भी मैं आपको बता दूंगा। और तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर और cos थीटा, ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा। इन जनरल हम इसको ए बी cos थीटा ही लिखेंगे, लेकिन अभी तो क्या है, मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, यहाँ आप जो है वो इसकी वैल्यू वैल्यू लेंगे, तो इसलिए मैंने इसको ए मॉड बी मॉड के रूप में दिखाया है। मैं इसको इन जनरल ए बी cos थीटा ही लिखूंगा। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट का मतलब है अदिश गुणनफल। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आए। चलिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज द पॉइंट नंबर 4? पॉइंट नंबर 4 ये कहता है यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा शून्य आता है। ये पॉइंट नंबर 4 कहता है। देखो क्या है, दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल सदैव शून्य आता है। क्यों आता है वो भी देखिए। देखो अपने को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सोल्व करना है, और साथ में हमें कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ए का मान बी का मान cos 90 लंबवत दिए हुए बच्चों, लंबवत दिए हुए तो cos 90 जीरो cos 90 लिखेंगे। तो यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सामने cos 90 की वैल्यू जीरो होने की वजह से ये मान आएगा जीरो। ठीक है, बात समझ में आई? तो कोई भी दो लंबवत सदिश होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। ये पॉइंट नंबर 4 कहता है। अब चलिए पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं कि पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 4 को ही रिप्रेजेंट करता है। कैसे? इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा। एक्स की डायरेक्शन वाई की डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन का सदिश होता है आई कैप, वाई की डायरेक्शन का सदिश होता है जे कैप, जेड की डायरेक्शन का सदिश होता है क्या कैप। आप कहेंगे कि सर ये तो इकाई सदिश है, इकाई सदिश है तो सदिश ही है ना। तो एक्स की दिशा का जो इकाई सदिश है वो आई कैप, वाई की दिशा का इकाई सदिश है जे कैप, जेड की दिशा का इकाई सदिश है क्या कैप। मैंने यहीं से पॉइंट नंबर 4 को उठाया। मैं कह रहा हूं कि यदि मुझे आई डॉट जे निकालना हो, तो देखो ध्यान से देख लो, आई डॉट जे तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, जीरो आएगा। यदि मुझे जे डॉट के निकालना हो तो ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जीरो आएगा। और मुझे के डॉट आई निकालना हो तो ये भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जीरो आएगा। तो देखो अलग अलग आई का जे के साथ, जे का के साथ या के का आई के साथ अलग अलग इकाई सदिश निर्देश तंत्रों के अलग अलग दिशाओं की इकाई सदिशों का यदि आप डॉट करोगे तो जीरो आएगा। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर।
पॉइंट नंबर 6 समान दिशा वाले सदिशों की कहानी कहता है। किसकी कहता है? समान दिशा वाले सदिशों की कहानी कहता है। देखो समान दिशा वाले सदिश की वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन थोड़ा सा इसमें समान दिशा वाले सदिश कौन कौन से लेंगे। यदि मुझे आई डॉट आई निकालना है, या मुझे जे डॉट जे निकालना है, या मुझे के डॉट के निकालना है, तो ये मान हमेशा जीरो आएगा। आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ तो जीरो आ रहा था, लेकिन सेम सेम का करेंगे तो क्या आएगा? आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ डॉट करेंगे, के का के साथ डॉट करेंगे तो एक आएगा। कैसे आएगा? इसको एक को सोल्व कर लेते हैं। एक को सोल्व करके देख लेते हैं। आई डॉट आई, कायदे से फॉर्मूला होना चाहिए था आई का मान दूसरे आई का मान कौन थीटा, है ना। तो दोनों समान दिशा में, समान दिशा में तो बीच का कोण कितना आएगा? जीरो आएगा। तो आई तो इकाई सदिश है, उसका मान आएगा एक, यहाँ भी उसका मान एक, और ये cos जीरो, cos जीरो का मान भी एक होता है। तो आई डॉट आई का मान हो गया एक गुणा एक गुणा एक। इस तरह से आई डॉट आई की वैल्यू बनेगी 1। इसी तरह से जे डॉट जे और के डॉट के को सोल्व कर सकते हैं। समझ में आएगा कहानी क्या है? आई डॉट आई निकाल रहे थे ए बी cos थीटा के हिसाब से। जो ए, ये मान लो, ये बी मान लो, तो ए का मान बी का मान उसी तरह से मैंने कह दिया, पहले का मान दूसरे का मान cos थीटा। आई तो इकाई सदिश है, इकाई सदिश उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू एक होती है, तो एक लिख दिया मैंने। फिर दूसरे आई का भी एक वैल्यू cos जीरो लिख दिया, cos जीरो की वैल्यू होती है एक, तीनों मल्टीप्लाई होकर एक आया, तो सेम सेम वाले मल्टीप्लाई होकर जो है वो इसमें एक आएंगे। चलिए अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। हम बात करते हैं समांतर सदिशों के अदिश गुणनफल की। ये समांतरी है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक अलग पॉइंट इसमें, ये तो सेम सेम वाले थे। पॉइंट नंबर 7, चलो अपन तुल्य सदिशों की बात करते हैं, समांतर सदिशों की बात। जैसे ये अपन ने तुल्य सदिशों को किया ना, तो अपन समान और किसी एग्जाम्पल को लेके कर लेते हैं। तुल्य सदिश का डॉट प्रोडक्ट बेटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना आपको। तो हमने यहाँ लिखा ए का मान cos जीरो। अरे भाई तुल्य सदिश से समान दिशा में होंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर वास्तव में क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा, है ना। हाँ तो यहाँ भी यही रहा है, लेकिन यहाँ तो एक था, तो एक के स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अपने पास ए का ए ही आ गया, है ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब चलो बच्चों, और अपन एक इसमें लास्ट पॉइंट सीखते हैं, बहुत अच्छा सा। पॉइंट नंबर 8, आपको निर्देशांक के रूप में कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में सदिश दे दिया जाए तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मान लो आपको ए वेक्टर दे दिया जाए x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के कैप। ये x नहीं रहे, मेरी राइटिंग की वजह से ऐसा लगता है। और दूसरा सदिश आपको दे दिया जाए x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 के। इस पॉइंट का पहले तो मतलब समझो। मैं आपको दो सदिश देके उनके बीच का कोण दे दूं, तब तो आपके पास फॉर्मूला है, अभी तक हमने उसी को डिस्कस किया है, बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, है ना। लेकिन इसमें तो आपको एंगल वगैरह नहीं दे रखे, आपको दो सदिश दे रखे हैं, ए का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, बी का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, एंगल है ही नहीं। तो फिर इनको कैसे करें? तो पहला तरीका तो है कि कैसे भी जैसे कैलकुलेशन को बढ़ाकर इनके बीच का एंगल निकालो और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। और इससे बचने के लिए हमारे पास सीधा तरीका भी, ध्यान से देखो, हम इन पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमें यही तो निकालना है, तो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के कैप डॉट के रूप में है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। अब ध्यान से देखो बच्चों, बेसिक गणित का नियम ये कहता है कि ये पहला कोष्टक है, ये दूसरा कोष्टक है ना। हमने क्या किया,
इस मान को गुणा करना शुरू किया तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन लेकिन पहले वाला मान मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखते जाना। मैं इन सबको एक बार मिटा देता हूं। इस मान को इन तीनों मानों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, फिर दूसरे मान को, तो पहले वाले मान से मल्टीप्लाई किया तो x1 x2 साथ में i डॉट आई आएगा। भाई x1 x2 तो अदिश वैल्यू थी, उनको तो साइड में पटक दिया, ये तो सदिश राशियों से मतलब है। तो इसमें सदिश राशि आई कैप और इसमें सदिश राशि आई कैप, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू एक आती है, ये हमने पढ़ा है। जैसे ही मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा असल में, देखो जरा, ये आएगा y1 x2 j कैप डॉट आई कैप। अब j और i का डॉट तो जीरो होता है, हमने कहा था अलग टाइप के आई जे के में से सेम सेम वाला करोगे तो एक आएगा, अलग वाले से करते जीरो आएगा। इसका मतलब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो आएगा। तो जब ऐसा है कि अलग अलग वाले जीरो ही आएंगे तो मल्टीप्लाई करो मत, सिर्फ सेम सेम वालों को कर दो। तो सेम सेम वालों को मल्टीप्लाई कर देते, अपने अपने आंसर मिल जाएगा। तो आई वाले को आई से कर दो, जे वाले को जे से कर दो, के वाले को के से कर दो। आई वाले को आई से किया तो x1 x2 साथ में क्या आई डॉट आई, जे वाले को जे से किया तो क्या y1 y2 साथ में क्या जे डॉट जे, और जेड वाले को जेड से किया z1 z2 साथ में क्या है के डॉट के। इनकी वैल्यू तो एक होती है। तो देखो यदि कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में आपको दो सदिश दिए तो x1 x2 प्लस y1 y2 और z1 z2, मतलब आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा उनके आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दो, के वाले को के से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई कहानी? चलिए देखिए पॉइंट नंबर 9, लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 9, अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। क्या है ये भैया, ये क्या झमेला है? अदिश गुणनफल नियम का पालन करता है, मतलब क्या है, चाहे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, चाहे आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालो, मान बराबर आएगा। और ऐसा ही यदि होता है तो हम कहेंगे क्रम विनिमयता के नियम का पालन हो रहा है। अब आप कहेंगे ये तो हमेशा ही होता है, नहीं, ये हमेशा आपके बेसिक गणित में होता होगा, लेकिन अदिशों को सॉरी सदिशों के गुणनफल करने के अलग नियम है, अलग मेथड है, यहाँ नहीं होता। समझ में ये बात? क्रम विनिमयता के नियम का इसमें पालन हो रहा है, लेकिन हर जगह ये हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्रम विनिमयता का नियम चाहे आप ए डॉट बी निकाल लो, चाहे बी डॉट ए निकाल लो, आपका ये मान बराबर आएगा। चलिए अब दो क्वेश्चन अपन इसमें करके अपना आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। सदिश गुणनफल का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं अपन, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 2 तथा मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 3 तथा मध्य का कोण 60 डिग्री हो तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए का मान बी का मान cos थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसने पूछा है, क्या है ए का मान 2, क्या है बी का मान 3, cos थीटा कितना है 60 डिग्री, 2 गुणा 3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसे 2 कट जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आएगी 3। इस तरह से एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो क्या है,
हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करो। तो बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालने का तरीका सीधा सीधा अपने पास तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट में है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अभी हमने देखा था कि सेम सेम वालों को गुणा करना है x1 x2, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 1 प्लस y1 y1 की वैल्यू कितनी है 1 गुणा 2 प्लस z1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 गुणा 2। यहाँ से आएगा 2 प्लस 2 माइनस 2, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू यहाँ से आएगी 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये डॉट निकालने का तरीका है। अच्छा, दो सदिशों के बीच का आपको यदि गुणा करने का भी पूछे, सॉरी दिशा निकालने का पूछे, यानी दो के बीच का एंगल निकालने वाला हो, तो भी आपके डॉट प्रोडक्ट ही काम आता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे, क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो एंगल निकालने के लिए किस तरह से काम आता है। तो ये सारी कहानी बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ी है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने सारा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया है। सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में, सदिशों का गुणनफल है लेकिन रिजल्ट के तौर पर अदिश आता है, इसलिए हम इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगला एक पॉइंट है, ये बीच में एक पॉइंट आया था क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम होता है कि कोई इक्वेशन, कोई कैलकुलेशन फॉरवर्ड एंड से और बैकवर्ड एंड से यदि एक जैसी आती हो तो उसको अपन कहेंगे क्रम विनिमयता का नियम। तो आपको याद हो तो बचपन में एक पॉइंट चलते थे कि भाई मेरे हाथ में जो है वो कितनी अंगुलियां हैं, हम गिन के दिखा देते थे 11 अंगुलियां। कैसे दिखा देते थे, देखो हम इस तरह से गिने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लेकिन उसमें करते क्या थे, हम ऐसे करते थे 10 9 8 7 6, और इधर से कर देते थे 1 2 3 4 5, तो हम कर देते 6 5 11। समझ में आ रही कहानी, इसलिए इसको 11 था। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमने इसके आधे पार्ट की कैलकुलेशन फॉरवर्ड एंड से की है और आधे पार्ट की कैलकुलेशन बैकवर्ड एंड से की है और फिर उन दोनों को जोड़ा है। तो ये क्रम विनिमयता के नियम का यहाँ पालन नहीं कर रहा, इसलिए इक्वेशन जो है वो 11 आ रही है। समझ में आ रही कहानी है ना। जैसे कर देते थे, जैसे देखो पहले इस हाथ में कितने हैं 1 2 3 4 5 है। एक अपन ने कैलकुलेशन को साइड में रख लिया कि भाई इस हाथ में मेरे 5 है, इसमें मैंने जोड़ा तो 6 7 8 9 10 करूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया 10 9 8 7 6 6 और 5 11 ऐसे दिखा देते। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि ये क्रम विनिमयता के नियम का उल्लंघन हो रहा है। क्यों हो रहा है क्रम विनिमयता के नियम का उल्लंघन, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने आधी कैलकुलेशन फॉरवर्ड एंड से की है और आधी कैलकुलेशन बैकवर्ड एंड से की है, और इसलिए क्रम विनिमयता के नियम का प्रॉपर पालन यहाँ हो नहीं रहा, उसका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए रिजल्ट जो है वो आपका 11 आ रहा है 10 के स्थान पर। यहाँ डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी निकाल लो चाहे बी डॉट ए निकाल लो, रिजल्ट बराबर आएगा। क्रम विनिमयता के नियम का यहाँ पालन होता है। आगे जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे दूसरे वाला, उसमें अपन देखेंगे कि क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं होता है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट सदिशों के मल्टीप्लिकेशन का हम कल पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही।